जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आपने नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के आंसर की मिला लिए होंगे। मैंने कट ऑफ वीडियो भी बनाया है, आपने काफ़ी उसे पसंद भी किया है। और आज मैं आपको जो गणित के सवाल आए हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के, उसके गणित के एक एक प्रश्न को आपको विधिवत समझा के बताने जा रहा हूँ कि कैसे इन प्रश्नों को आपको हल करना चाहिए था। और साथ ही साथ जो अभी नए बच्चे जुड़ेंगे, जो कि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो जो नए बच्चे जुड़ेंगे या जो अटल आवासीय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और श्रेष्ठा और पीएमएसएसबी के लिए भी काफ़ी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस तरह से कुछ आसान प्रश्न भी पिछले साल आए थे। तो इन वीडियोस को आप अच्छे से देखिए। बेशक ये समय लगेगा, लेकिन ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि मैं एक एक प्रश्न के जहाँ पॉसिबल है 2 से 3 तरीके भी बताऊंगा, उसके शॉर्टकट भी बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और जो नेक्स्ट ईयर बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो आप बताऊंगा कि कई क्वेश्चंस इसमें देखिए रिपीटेड आते हैं। तो अगर आप तैयारी किए रहेंगे, इसी तरह के प्रश्न आएंगे तो आप अगली बार उसको अच्छे से कर लेंगे। तो आइए सवालों को अब हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 41 क्वेश्चन है। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 240 रुपये है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य है। ठीक है बच्चों, इस सवाल को देखिए करने के लिए हमें देखिए ध्यान देना होगा कि कई बार क्या होता है, देखिए मैं क्रय मूल्य को सीपी लिख दे रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, हम लोग कोड वर्ड में याद करेंगे। सीपी क्रय मूल्य हो गया, ठीक है, और आपका एसपी हो गया आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, तो इससे क्योंकि आसानी रहती है हम तुरंत हम लोग लिख भी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ लाभ हो रहा है। तो लाभ कब होता है? लाभ तब होता है जब विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से ज़्यादा होता है, मतलब कि एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तभी ना लाभ होगा, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो सवाल कह रहा है कि उसके जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 240 रुपये है। तो हम लिख लें भाई 240 रुपये अंतर है। ये एक हमें सूचना प्राप्त हो गई है। फिर बोल रहे हैं कि लाभ जो है, लाभ को हम लोग देखिए प्रॉफिट लिख दे रहे हैं, प्रॉफिट। ठीक है, या पी, उसको शॉर्ट में कहें, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें समय कम रहता है तो हम शॉर्टकट में ले चलेंगे इसको। ठीक है, इसी तरह से आपको भी अभ्यास करना है, जब आप कॉपी पे अभ्यास जल्दी जल्दी करेंगे। तो प्रॉफिट जो है, लाभ जो है कितना है, वो 20% है या 20% है। तो पूछ रहा है सवाल कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि एसपी जो है वो हमें निकालना है, यानी कि विक्रय मूल्य हमें निकालना है। तो देखिए बच्चों, विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसका क्रय मूल्य निकालना होगा। क्रय मूल्य निकालेंगे तभी भाई विक्रय मूल्य निकल पाएगा। ठीक है, तो आपका एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, प्रतिशत, ये लाभ प्रतिशत बराबर लाभ। ठीक है, लाभ, अच्छा ठीक है, प्रॉफिट में मैं लिख सकता हूँ पी बटे आपका विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य सीपी इंटू 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ साफ साफ दिया हुआ है, जो लाभ है वो कितना है, 240 रुपये है, तो हम 240 लिख लिए। हमें यही निकालना है, आपको विक्रय, ये क्रय मूल्य ही निकालना है। तो सीपी को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, यहाँ पर एक्स मान लेते हैं, गुणे 100। और यहाँ पर देखिए लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत कितना हुआ है, 20% दिया हुआ है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम मैंने काफ़ी बार बताया हुआ है कि नीचे की संख्या दूसरी तरफ जाएगी तो क्या होगी, गुणा होगी। हमें क्या निकालना है, x को अकेला करना है। तो x को अकेला करने के लिए हमें करना पड़ेगा ये प्रक्रिया। तो 20x बराबर 240 गुणे 100। ठीक है, और x को अकेला करने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम अप्लाई करेंगे। ठीक है, जिसमें जो है 20 नीचे चला जाएगा। 20 नीचे जाने का फ़ायदा क्या होगा कि x हमारा अकेला हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा क्रय मूल्य है, तो कॉस्ट प्राइस है, तो 240 गुणे 100 बटे 20, 0 से 0 कटा, ये आपका 12। ये आपका क्या आ गया, आपका कॉस्ट प्राइस, यानी कि आपका क्रय मूल्य आ गया 1200 रुपये। देखिए काफ़ी बच्चों ने यही गलती कर दी है बच्चों। देखिए जैसे इस बच्चे ने गलती की, इसने 1200 आया, तुरंत 1200 उत्तर लगा दिया है। तो ऐसे ही देखिए कभी कभी हमारे सामने रहते हैं, ये कन्फ्यूज़न करने के लिए दोनों उत्तर दिए जाते हैं कि क्रय मूल्य वाला भी दे दें, विक्रय मूल्य भी दे दें, बच्चा कन्फ्यूज़ होगा तो गलत कर देगा। तो यहीं आपको देखिए, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, यहीं आपको होशियारी दिखानी है कि हमें क्या निकालना था। यहाँ पर हमें निकालना था एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य। ऐसा नहीं कि बच्चा नहीं जानता था, बच्चा तभी देखिए 1200 तक कैसे पहुँचा, जब उसने ये प्रोसेस किया। बस उसको क्या करना था, इसको ले जाकर इधर जोड़ देना था। ठीक है,
तो हमारे देखिए जो विक्रय मूल्य है क्या हो जाएगा 240 जो कि लाभ था प्लस आपका क्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय मूल्य हमारा निकल गया कितना है 1200। तो हम क्या करेंगे 240 प्लस 1200 कर देते हैं, तो आपका आ जाएगा कितना 1440। 1440 तो ये देखिए किस ऑप्शन में है, इसलिए देखिए इसका जो बी ऑप्शन है बच्चों इसलिए सही है। तो क्लियर हो गया कि ये कैसे ही उत्तर आया है, ठीक है। तो मुझे कोई कन्फ्यूज़न आ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि सर ये स्टेप हमें समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो मैं दोबारा बताऊंगा। अब देखिए दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल देखिए काफ़ी अच्छा है। आप जो नए बच्चे देख रहे हो क्या करेंगे, पहले वीडियो को पॉज करके खुद से करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जब नहीं आएगा तब आप मेरे आंसर्स को देखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये सवाल है, इसको मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। एक तो बहुत ही शॉर्टकट है जो आप तुरंत ही कुछ सेकंड्स में कर लेंगे, ठीक है, और एक थोड़ा सा 2-3 मिनट 4 मिनट समय लगेगा। तो मैं दोनों तरीके इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आप शॉर्टकट को अपना पाएँ, क्योंकि परीक्षा में देखिए बच्चों समय कम रहता है। कई बच्चों के देखिए अनुच्छेद वाला पढ़ नहीं पाए, फिर तुक्का मानना पड़ा, ठीक है। तो आसान सा सवाल छूट गया। एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर, 10 मीटर व 9 मीटर है। यह टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है। पानी की टंकी का कितना भाग खाली है, ठीक है। तो पहले देखिए जो आप लोगों ने स्कूल में सीखा है उस तरीके को मैं बता दे रहा हूँ, इसके बाद हम लोग आएंगे। इसमें होता क्या है कि पहले हम क्या करेंगे, कुल टंकी का आयतन निकाल लेंगे। तो कुल टंकी का आयतन निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है आयतन का, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो मैंने यहाँ पे भी वही किया है, टर्म्स को इंग्लिश में यूज किया है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो इसको हम गुणा कर देते हैं, 11 गुणे 10 गुणे 9। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये 99, ये हो गया 990। ये यूनिट आपकी क्या हो गई मीटर क्यूब, घन मीटर, ठीक है। अब टंकी में 6 मीटर तक पानी भरा हुआ है, तो भाई कितना पानी भरा हुआ है, पानी जो भरा हुआ है भरा भाग, भरा हुआ भाग जो है उसका आयतन, उसका आयतन, ठीक है। देखिए कभी कभी प्रश्न में स्पष्टता नहीं रहेगी तो ये मेथड भी काम आएगा, और शॉर्टकट तो आप बता ही दूंगा इसके बाद में, ठीक है। तो भरा हुआ भाग कितना है भाई, केवल ऊंचाई ही तो हमें बदलनी है इसमें, ठीक है। 6 मीटर तक भरा हुआ है, तो इसको आप गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 660 मीटर क्यूब। अब देखिए कभी भी हमें निकालना हो कि जो खाली भाग है वो कितना होगा, भाई 990 में से हम क्या करेंगे, जो भरा हुआ भाग है घटा देंगे तो खाली भाग हमें मिल जाएगा। कितना आ गया खाली भाग, 300 मीटर क्यूब, इतना खाली भाग है। तो पानी की टंकी का कितना भाग खाली है, तो खाली के लिए हमें क्या करना है, जो खाली था उसका हमने कर लिया, लेकिन किसके कंपैरिजन में, कुल टंकी के आयतन के कंपैरिजन में, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम भाग करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए जो टंकी का भाग खाली था, कुल टंकी का आयतन हमने भाग कर दिया, 0 से 0 काटिए और इसको आप 3 से डायरेक्ट पढ़ दिए, 33 बन जाए और ये 3 बार में कट जाएगा, तो कितना आ गया 1/3। तो ये आपका उत्तर आ गया है। इस बच्चे का भी देखिए यहाँ गलत हो गया, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, आंसर नंबर बी इसका सही है। अब आइए देखिए शॉर्टकट की बारी है। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऊंचाई की बात है। यहाँ मान लीजिए कोई भी, मैं एक डायग्राम बना दे रहा हूँ, ऊंचाई की बात मान लीजिए ये एक डब्बा था, इसका मैं ऊंचाई ले रहा हूँ। कुल ऊंचाई कितनी है भाई उसकी, 9 है, ठीक है। कितना जो भरा हुआ भाग है वो किस ऊंचाई तक भरा हुआ है, मान लीजिए पानी है, ठीक है, वो किस ऊंचाई तक भरा हुआ है, मान लीजिए यहाँ तक 6 आता है, तो 6 मीटर तक भरा हुआ है। कितना भाग खाली है, कुल 9 था, कुल कितना था 9 था, 9 में से 6 घटा दीजिए तो 3 भाग खाली है। तो 3 भाग कितने में से खाली है, तो ऊंचाई का ही आप डायरेक्ट ले लीजिए, 3/9, 3 × 3, 3 × 3 = 9। कितने आप मात्र 2 सेकंड में आपने ये सवाल हल कर लिया। तो देखिए शॉर्टकट कितना अच्छा है। अगर अच्छा लगा हो तो बच्चों कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हाँ सर ये अच्छा तरीका लगा, क्योंकि बच्चों ये नेक्स्ट ईयर काम आने वाला है आपको, ठीक है, चाहे आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अब आइए प्रश्न नंबर 43 बताता हूँ मैं आपको। इसमें है देखिए सवाल है, एक हॉल के फर्श जिसकी बीमाएँ मतलब कि डायमेंशंस होते हैं 12 मीटर × 10 मीटर हैं, को पूरी तरह से ढकने के लिए बीमाएँ 10 सेमी × 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार टाइलें चाहिए। ये देखिए काफ़ी बार इस तरह के प्रश्न आए भी हैं, रिपीट भी हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे,
इसमें देखिए सिंपल था 43 में हमें क्या निकालना था, जो बड़ा वाला फर्श है, मान लीजिए बड़ा कोई कमरा है, ठीक है, उसका आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए। एक छोटी सी टाइल जो लग रही है इसके अंदर, उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक है। इसके क्षेत्रफल, जो बड़े वाले का क्षेत्रफल है, उसके एक छोटे वाले टाइल से अगर आपके क्षेत्रफल से आप भाग दे देंगे तो आपको कुल टाइलों की संख्या जो है निकल आएगी, ठीक है। तो हम देख लेते हैं भाई, कमरे की लंबाई चौड़ाई कितनी है आपकी, 12 मीटर, और ये देखिए सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अभी पहले हम गुणा कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, और गुणे 10 मीटर इसकी चौड़ाई, तो कितना क्षेत्रफल आ गया, 120 मीटर स्क्वायर। लेकिन देखिए हम भाग तभी दे पाएंगे या जोड़ पाते हैं जब ये भी मीटर में हो या तो ये सेंटीमीटर में हो, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको पता है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। यही आपको कॉन्सेप्ट जानना है बच्चों। अब लेकिन यहाँ आप यूनिट देख रहे हैं ना, मीटर कितनी बार है, 2 बार है, तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक और बार आप 100 कर लीजिए, समझ में आया। तो इसको हम क्या करेंगे, 120 गुणे 100 गुणे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उतने जीरो हम लगा देते हैं, 4 है, 5 जीरो लगाने, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए बड़े जो ये आपका हॉल था उसका क्षेत्रफल हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में सेमी वर्ग में मिल गया। अब एक छोटे टाइल की बात करें, जो छोटा टाइल है उसका क्षेत्रफल क्या है, एरिया क्या है, तो हम क्या करेंगे, 10 गुणे 8 कर देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, कितना आ गया, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने अभी जैसा बताया कि कुल क्षेत्रफल को एक छोटे टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो हमें टाइल्स की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए 5 जीरो मैंने दे दिया है, ठीक है, 80। अब यहाँ बच्चों देखिए कई बार आप देखते होंगे कि आपको यूनिट नहीं दिखती क्योंकि यूनिट कट जाती है, ठीक है। अब संख्या बच रही है इसी वजह से, तो इसको काट दीजिए, ठीक है। फिर हम इसको काट देते हैं, आपका 8 के पहाड़े से डायरेक्ट मैं काट देता हूँ, नहीं आएगा तो आप भाग देके कर लीजिएगा, ठीक है। 8 1 जा 8, तो 4 बचा, 40 आए, 8 5 जा 40, ठीक है। और ये 3 जीरो बचे तो 3 जीरो, तो आपके सामने देखिए उत्तर आ गया 15,000 टाइलें, ठीक है। देखिए अगर भाग नहीं आता तो आप अलग से ऐसे वाला जो भाग है वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये उत्तर हमारा क्या है, इसका उत्तर इसलिए बी सही है। तो ये आपको देखिए तरीका बस जानना है बच्चों। यही सवाल देखिए कई बार आए हुए हैं इस तरह के सवाल कि कितनी टाइल लगेंगी, कितनी ईंट लगेंगी, इस तरह के सवाल कई बार आए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने। 44 भी बच्चों मैं आपको 2 तरीके से बताना चाह रहा हूँ, आपको दोनों तरीके काफ़ी पसंद आएंगे। एक तो हमारा नॉर्मल फार्मूला वाला तरीका है, ठीक है, और एक जो तरीका है हम शॉर्टकट, इसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप बताइएगा कि ये शॉर्टकट आपको कैसा लगा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जो सवाल है इसको हम कैसे करेंगे, यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है तो उसे 56 रुपये कम मिलते हैं, कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य यानी कि इस 44 नंबर क्वेश्चन में हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला जो आपका सेलिंग प्राइस का होता है यानी कि विक्रय मूल्य का होता है प्रॉफिट को लेके, क्योंकि लाभ दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, वो होगा 100 प्लस लाभ, प्रॉफिट मैंने लिख दिया है, ठीक है ना, आप लाभ लिख लीजिएगा अगर हिंदी में लिखना चाहें तो, गुणे क्रय मूल्य यानी कि सीपी, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला हम दोनों के लिए अप्लाई करेंगे, इसके लिए भी करेंगे, इसके लिए भी करेंगे, फिर इन दोनों को घटा देंगे क्योंकि इसका जो विक्रय मूल्य है इस वाले का और इसका घटाते हैं तो कितना आएगा, वो 56 रुपये कम मिलते हैं, तो उसका भाई अंतर ही तो है, कम मिलते हैं मतलब कि उसका अंतर है, ठीक है। तो दोनों को हम कर लेते हैं, तो 100, इसमें देखिए अगर आप पी जो पहला हम लाभ लेते हैं 15, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 115 बटे 100, और सी पी देखिए हमें नहीं पता तो हम इसको अभी से मान लेते हैं एक्स मैंने मान लिया, माइनस, और दूसरे वाले में कितने का हो रहा है लाभ, 8 का हो रहा है, तो इसमें 100 में 8 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 108 बटे 100 एक्स। बस इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर जो है 56 रुपये है। अब हमें इसके हल करके एक्स को निकाल देना है, ठीक है। तो हम लंबी डंडी खींचें, 100 लिखें, 115 एक्स माइनस 108 एक्स बराबर 56। अगर बच्चों आपको एकदम ये बेसिक चीज़ें नहीं समझ में आ रही हों
तो मैंने फाउंडेशनल न्यू वाले भी वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट से उसको जाकर देख लीजिएगा मेरे चैनल पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 115 में से अगर हम 108 को घटाते हैं तो कितना आएगा, 7 आएगा, 7x। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम हम फिर से अप्लाई करेंगे। ठीक है, नीचे वाला देखिए ऊपर जा रहा है, इधर से तो कोई जा नहीं रहा है, ना आएगा, तो 56 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 5600। ये भी शॉर्टकट है, मैंने बताए हुए कि कैसे करना है। ठीक है, x बराबर क्या होगा, फिर से हम इसको अकेला करेंगे x को, तभी इसका मान मिलेगा 5600 बटे 7, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 800। तो x का मान देखिए आपके सामने आ गया है 800 रुपये। यही आपका आंसर भी है 800 रुपये। हाँ, यही देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आप इसका बच्चों शॉर्टकट बता रहा हूँ जो कि आपको काफ़ी मज़ा आएगा। अब देखिए सवाल पहले देखते रहिए आप। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि जो विक्रेता अगर 15% लाभ के स्थान पे 8% लाभ होता है तो उसे 56 रुपये कम मिलते हैं। ठीक है, तो कितने का अंतर हुआ भाई, लाभ में ही कितने का अंतर हुआ, 15% में से आप क्या करेंगे, तो हम इसमें से 8 को घटा देते हैं, 8% को, ये कितना आ गया आपका 7%। तो 7% पे कितने का अंतर आ रहा है, ये देखिए एक एक नियम वाला हम लगाएंगे क्योंकि प्रतिशत 100 से हमेशा होता है रिलेट, आपको पता है। 7% में कितने का हुआ, 56 का हुआ। ठीक है, तो 1% पे कितने का आएगा अंतर, तो 56/7 कितना आएगा, 8 रुपये। ठीक है, फिर यही चीज़ 100% पे कितना आएगा, तो हम क्या करना है, 1 का जब 8 है तो 100 का कितना आएगा, 100 गुणे 8 यानी कि 800 रुपये। तो ये देखिए आपका आ गया कि नहीं आ गया क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा जब भी हम रिलेट करते हैं 100% में ही करते हैं। तो यहाँ पर उत्तर देखिए 800 इस तरीके से शॉर्टकट तरीके से आ गया। तो मुश्किल से मेरे ख्याल से इसमें भी आपको 3 से 5 सेकंड लगेगा इस सवाल को हल करने के लिए। अगर बच्चों देखिए समय थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया है, अगर आपको सभी प्रश्नों को बताना है कि नहीं सर पूरे प्रश्न को ऐसे ही एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा शॉर्टकट मेथड और उसके जो जनरल लॉन्ग मेथड है उसको भी। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।